नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो एजुके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम 2020, 21 या 22 की कुछ जनवरी फरवरी की कुछ हम लेटेस्ट बुक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसको पता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से 100% एक या दो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। और मैं बता देता हूँ कि टॉपिक का नाम है, जो लेटेस्ट बुक है उनके जो ऑथर हैं उनको हमें याद करना है। ठीक है, कौन सी बुक किसने लिखी है या किसकी बुक है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस वीडियो में साथ में आपको ये चीज़ें याद हो जाएं और आपको दोबारा इस टॉपिक को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि मैं आपको कुछ रिलेट करके या छोटी मोटी ट्रिक बता के आपको मैं याद करवा दूँ। कुछ चीज़ें रिलेट करने से जल्दी याद होती है और करंट अफेयर तो इतनी ज़्यादा है कि आप ऐसे याद भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फेमस बुक हैं जो हमें याद करनी है। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि एक बहुत सारी किताबें हैं, एकदम से मैं सारी नहीं करवा सकता। वो आप भी समझ सकते हो कि इतनी सारी किताबें एकदम कैसे होंगी और ना ही याद होंगी इतनी सारी। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद यानी कि 7, 8 या 10 दिन के बाद फिर से हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर का लेटेस्ट बुक का जो है ना सेकंड पार्ट हफ्ता या 10 दिन के बाद आएगा। तो ये आपको जब अच्छी तरह से याद हो जाएंगी तभी फ़ायदा है इसका दूसरा पार्ट देखने का। तो दोस्तों, ये 22 हैं और हम इनको अच्छे से आसानी से याद करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो 400 डेज जो है दोस्तों, वो है चेतन भगत की। किसकी है? चेतन भगत की। तो चेतन भगत आप सभी जानते हो कि बहुत ही फेमस नाम है हमारी इंडिया के अंदर। इंग्लिश में सारे नॉवेल वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो 400 डेज जो है चेतन भगत की। बाई चांस अगर याद ना रहे तो याद कैसे करेंगे? देखो, किसी भी चीज़ के लिए, अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, अगर उसमें पास होना तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा तो है नहीं कि 1-2 महीना मेहनत की और पास कर लेंगे हम। उसके लिए हमें कम से कम 1 साल तो चाहिए। 1 साल की अच्छी मेहनत से हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ में हम किसी भी चीज़ में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, 400 डेज यानी कि 400 दिन। ठीक है, 400 डेज। ठीक है, अगर हम पूरी चेतना के साथ भक्तों की तरह, पूरी चेतना के साथ भक्तों की तरह मेहनत करें। ठीक है, पूरी चेतना के साथ अगर हम 400 दिन, ठीक है, 400 दिन पूरी चेतना के साथ, जैसे भगत पूरी चेतना के साथ भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम पूरी चेतना के साथ 400 दिन तक मेहनत करें। ठीक है, तो 400 दिन तक मेहनत करोगे, आप मेरे साथ बने रहोगे दोस्तों, मेरी वीडियो देखोगे। ठीक है, तो ये लगा लो कि आपकी जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, किसी की भी हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी चेतना के साथ अगर हम 400 दिन तक मेहनत करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूँ, 400 दिनों तक हमें पूरी चेतना के साथ भक्तों की तरह मेहनत करनी है। ठीक है, और अपनी जो मनपसंद चीज़ है उसको प्राप्त करना है। ठीक है, बैक टू द रूट्स है तमन्ना भाटिया की। तमन्ना भाटिया को भी मोस्टली लोग जानते हैं कि ये एक इंडियन एक्ट्रेस है। ठीक है, साउथ में और बॉलीवुड में दोनों में काम करती है दोस्तों। तो बैक टू द रूट्स, देखो हमें 2 वर्ड लेने हैं, रूट्स और तमन्ना। ठीक है, रूट्स का मतलब क्या आता है? जड़ें। देखो, जीवन में सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारी जो जड़ें हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति की तमन्ना है ये कि उसकी जो जड़ें हैं ना वो स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि जब भी उसको कोई दिक्कत आए ना तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत है यार, वो किसी भी सिचुएशंस को हैंडल कर लेगा आसानी से। ठीक है, तो उसकी जो रूट्स हैं यानी कि जड़ें हैं वो बैक होनी चाहिए। हर व्यक्ति की तमन्ना है, हर व्यक्ति की तमन्ना है, हर व्यक्ति की तमन्ना है कि जो उसकी रूट्स हैं यानी कि जड़ें हैं वो बैक होनी चाहिए। बैक का मतलब है मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, बैक टू द रूट्स यानी कि हमें अपनी रूट्स को मजबूती वापस दिलानी है। ठीक है, हर व्यक्ति की ये तमन्ना है। लेकिन आज की जो सिचुएशन देखोगे कि भाई हर व्यक्ति है वो मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना पागल है कि वो अपनी जो रूट्स है यानी कि जड़ें हैं वो कमज़ोर बना लेता है। ठीक है, आज के समय में। तो दोस्तों, व्यक्ति की तमन्ना तो ये है कि भाई उसकी जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएं,
बैक आ जाए, यानी कि मजबूत हो जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। ठीक है, तो आप शायद आपको ये याद होगी। आगे आ जाओ। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है वो मनन भट्ट की है। बालाकोट एयर स्ट्राइक सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने, ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तो कितनी मतलब बड़ी बात थी ये, और जो पाकिस्तान था वो मन मन में कितना दुखी हुआ होगा, सबको पता है। तो देखो, बालाकोट एयर स्ट्राइक जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की तो पाकिस्तान मन ही मन में भारत के लिए भटभट कर रहा था। भटभट का मतलब बुरा भला कह रहा था। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर की तो पाकिस्तान मन ही मन में भारत के लिए भटभट कर रहा था, यानी कि क्या कर रहा था, बुरा भला सोच रहा था और बोल रहा था। ठीक है, तो हम ये कहेंगे। ठीक है, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है, तो पाकिस्तान मन ही मन में क्या कर रहा था, भटभट कर रहा था। ठीक है, तो ये आप याद हो जाएगा आपको। द प्रेगनेंसी बाइबल। देखो, अगर हम बॉलीवुड की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट मिली ना किसी चीज़ को, तो वो करीना कपूर खान को मिली है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, इसके बच्चे को भी ज़्यादा मतलब तवज्जो दी गई। जब इसके बच्चा जो पहला था तैमूर, इसकी शादी है ना सैफ अली खान से हुई है। ठीक है, तो जब इनका पहला बच्चा हुआ तो इन्होंने इसका नाम क्या रखा तैमूर। जानबूझ के नाम रखा कि ताकि हमारे बच्चे के ऊपर कंट्रोवर्सी करे, हमारे बच्चे का नाम बने। ठीक है, लोग उन्हें फॉलो करे कुछ इस तरह से। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये करते हैं जानबूझ के। ठीक है, द प्रेगनेंसी बाइबल जो है वो करीना कपूर खान की। प्रेगनेंसी आते ही आपको प्रेगनेंसी, देखो बाइबल नाम भी ऐसे रखेगी मतलब। ठीक है, द प्रेगनेंसी बाइबल, तो आपको ध्यान रखना है प्रेगनेंसी आते ही आपको करीना कपूर खान की याद आनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट मिली वो करीना कपूर खान को और इसके बच्चों को ही मिली। ठीक है, पहले बच्चे, अब ये थोड़े दिन पहले और थी, अभी इसके बच्चे, दूसरे बच्चे का भी नाम इसने मुसलमान राजा हुए थे पहले में, उसी पे ये जानबूझ के नाम रखते हैं ताकि बच्चे को अटेंशन मिले। ठीक है, तो द प्रेगनेंसी बाइबल जो है करीना कपूर खान की एक पुस्तक है, तो आपको इसको याद रखना। इट्स ए वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड, बहुत ही आसान है याद करना। इट्स ए वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड। देखो, जब भी हम किसी परिवार में प्यार देखते हैं, प्रेम देखते हैं, ठीक है, अफेक्शन देखते हैं और देखते हैं कि भाई इनमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स ए वंडरफुल लाइफ यार, तुम्हारी तो वंडरफुल लाइफ है, तुम्हारी तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, तुम्हारे कज़न के साथ तुम्हारी इतनी बॉन्डिंग अच्छी है, तुम्हारे फ्रेंड के साथ इतनी। जब ये सारी चीज़ें बॉन्डिंग, जब भी हमारी किसी भी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो ना, तो हम ये कहेंगे कि भाई इट्स ए वंडरफुल लाइफ। ठीक है, इससे अच्छी लाइफ क्या हो जाएगी, क्या हो सकती है इससे अच्छी लाइफ। अगर आप दोनों के बीच में या भैया आपकी फैमिली में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो इससे वंडरफुल लाइफ और क्या हो सकती है। ठीक है, तो इट्स ए वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड। तो बॉन्ड से आपको देखो, बॉन्ड से बॉन्डिंग बन जाएगा और इट्स ए वंडरफुल लाइफ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब बॉन्डिंग अच्छी हो तो हम कहेंगे इट्स ए वंडरफुल लाइफ। देखो, लिविंग माउंटेन, जंगलनामा, द नटमेग्स कर्स। ठीक है, तो ये हैं अमिताभ घोष की। लिविंग माउंटेन, जंगलनामा, द नटमेग्स कर्स। देखो, 70-80 के दशक की बात करूँ तो अमिताभ बच्चन, मैं इसको अमिताभ घोष को अमिताभ बच्चन से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 70-80 के दशक में बहुत बड़ा नाम होता था अमिताभ बच्चन, सारी फिल्में सुपरहिट। ठीक है, तो सुपरस्टार का दर्जा उन्हें उस समय मिला हुआ था। आज भी ये सुपरस्टार में इनकी गिनती होती, लेकिन वही है कि आज के समय में नाम बड़े दर्शन छोटे, फिल्में सारी फ्लॉप हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको ना कर्स मिल गया, कोई कर्स मिल गया, अभिशाप मिल गया, श्राप मिल गया। भाई बहुत सारे लोगों के साथ इसने भी बुरा किया है, तो सब जानते हैं। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को आज इनको जो कर्स मिला था, यानी कि श्राप मिला था, आज उसका क्या हो रहा है, असर दिख रहा है कि इनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। ठीक है, अब ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है, अब ये क्या सोच रहे हैं, मैं केवल आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो द नटमेग्स कर्स, कर्स से क्या आ जाएगा भाई, इनको श्राप मिला हो, किसको, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन से अमिताभ घोष हो जाएगा। अब जब फिल्में नहीं चल रही है तो क्या कर रहे हैं भाई, इनको कोई फिल्में नहीं दे रहा अब। ठीक है, क्या करोगे भाई, बूढ़ा भी हो लिया ऊपर से, तो ये क्या सोच रहे हैं कि भाई अब मैं माउंटेन पे लिविंग करने के लिए चला जाऊँ, माउंटेन पे लिविंग करने के लिए चला जाऊँ, माउंटेन पे यानी कि पर्वतों में, पहाड़ों में रहने के लिए चला जाऊँ, कुछ दिन शांति मिलेगी मुझे। ठीक है, अगर वहाँ भी मुझे जगह नहीं मिली तो मैं जंगल, ठीक है, जंगल में चला जाऊँगा। जंगलनामा भी याद रखना, अमिताभ घोष, तो मैं जंगल में चला जाऊँगा, वहाँ जाके अपना नाम बनाऊँगा। ठीक है, जंगल में जाके अपना नाम बनाऊँगा। तो ऐसा मतलब सिर्फ मैं आपको रिलेट करने के लिए, आपको याद हो जाए, इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है,
तो अमिताभ घोष यानी अमिताभ बच्चन को भाई कर्ज मिल गया। अब उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, एक भी फिल्म नहीं चल रही है। तो अब उनके मन में आ रहा है कि मैं क्यों ना माउंटेन पर लिविंग करने के लिए कुछ दिनों के रहने के लिए चला जाऊं, या मैं जंगल में चला जाऊं, वहाँ पे अपना नाम कमाऊंगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ सोच रहे हैं, इनके मन में विचार आ रहा है। तो शायद आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। तो लिविंग माउंटेन, जंगलनामा, द नटमेग्स कर्स, तो ये अमिताभ घोष की है। बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, ये हमने जो पीछे मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है, बुक के बारे में, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो में ये ली थी। ये दोनों ही अभी DSSB में पूछी गई है, ये भी DSSB में पूछी गई है, ठीक है, और ये भी DSSB में पूछी गई है, ठीक है, ये दोनों ही पूछी गई हैं दोस्तों, ठीक है, रिसेंटली। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, तो बिलीव यानी कि विश्वास। मैंने उस समय भी बताया था आपको कि सुरेश रैना है एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास था कि इन्होंने क्रिकेट में बहुत सारा नाम कमाया, ठीक है। तो इन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा विश्वास, देखो एक गरीब व्यक्ति अगर अपने ऊपर विश्वास करता है ना, तो ये लगा लो दुनिया जीत सकता है। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, तो इनको अपने ऊपर विश्वास था, ठीक है, तो उसी के ऊपर इन्होंने ये मान लो कि किताब, ठीक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, कि क्या क्रिकेट ने और लाइफ ने मुझे क्या सिखाया। ये मेरा विश्वास ही है कि मैंने कितना कुछ सीखा है क्रिकेट से, अपनी लाइफ से। तो ये सुरेश रैना की एक पुस्तक है फेमस, ठीक है, लिखी गई थी शरद सुदर्शन के द्वारा, ठीक है। कई बार हो सकता है कि इसका ये पूछ ले, ये दोनों का जोड़ा दे के पूछ ले, तो आपको याद रखना। देखो सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन। अब लाइफ और क्रिकेट, ठीक है, लाइफ और क्रिकेट आपको लगातार कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, आपको सुधारते रहते हैं। सुधारने से क्या आ जाएगा, सुधर। देखो सुधर, क्या हमें क्रिकेट जब हम लगातार खेलेंगे तो हमारे शॉट नहीं सुधरेंगे, बिल्कुल सुधरेंगे। लाइफ हमें जब भी कोई मुसीबत देती है तो हम उससे कुछ ना कुछ सीख के निकलते हैं, यानी कि हम अगर हमने कुछ गलती की है तो हम उससे सुधर भी जाते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना, ठीक है, याद हो जाएगा। मेन तो इसमें सुरेश रैना, ज़्यादातर 99% सुरेश रैना ही आएगा। तो बिलीव सबसे ज़्यादा किसको, सुरेश रैना को। होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन, ये भी DSSB में पूछा गया रिसेंटली, ठीक है। होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन। देखो अगर आपके घर में सुख शांति है, ठीक है, तो आपको वर्ल्ड में घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भाई हम घर से क्यों जाते हैं, भाई सुख शांति के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए। तो लेकिन देखो अगर आपके घर में सुख शांति है, आप खुश हो, ठीक है, घर में सुख शांति है तो आप खुश ही रहोगे, आपको कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लगा लो कि पूरा संसार आपके घर में ही आ जाता है। तो होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो आपके घर में ही हो जाता है, ठीक है, आपको वहीं से सारी खुशियाँ मिलने लग जाती हैं। और जब घर में इतनी सारी खुशियाँ हैं, सुख शांति बनी हुई है, तो क्या सुख शांति को मैं अमृत से डिनोट नहीं कर सकता, यानी कि अमृत बीज जैसे ये मानता आदमी कि भाई अमृत बीज जैसे सब कुछ होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि होम इन द वर्ल्ड यानी कि अमर्त्य सेन। तो हम कहेंगे दोस्तों कि अगर आपके घर में सुख शांति है, आपके घर में जितनी संसार के अंदर जो चीज़ें आप चाहते हो वो सारी आपके घर में हैं, तो ये लगा लो आप तो अमृत के समान है आपकी ज़िंदगी, ठीक है। तो अमृत जैसे आपको तो अमृत मिल गया है, ये सारी चीज़ें हो गई। सच कहूँ तो नीना गुप्ता, ये जो पुस्तक है सच कहूँ तो नीना गुप्ता की है, ठीक है। देखो एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है और वो बोल रहा है कि सच कहूँ तो ना, जो मेरे नैना है वो तुम्हारे नैनों को, ठीक है, गुप्त तरीके से देखते रहते हैं, चुपके चुपके देखते रहते हैं। तो एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है और वो कहता है मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे जो नैना है इतने प्यारे हैं, तुम्हारे जो नैना का मतलब आँख, मुझे तुम्हारी आँख इतनी प्यारी है कि मेरे जो नैना है वो हरदम तुम्हारे नैना को गुप्त रूप से देखते रहते हैं। गुप्त रूप से यानी कि चुपके से देखते रहते हैं। तो ये एक लड़का है लड़की को सच बता रहा होता है, अपनी फीलिंग्स उसको बता रहा होता है। तो ये आपको ऐसे देखना, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ ऐसे 2003 to 2020, ठीक है दोस्तों, ये है सलमान रुश्दी की। देखो अगर हम देखो बात करें सलमान खान की, सलमान रुश्दी को हम सलमान खान से रिलेट करेंगे तो ये देखना है। देखो जो फिल्मों की तो अलग बात है कि वो उसमें हीरो का रोल निभा रहा है एक्चुअली में, लेकिन वो तो होगी रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ की बात करेंगे तो सलमान खान की लैंग्वेज ऐसा बोला जाता है
दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स ने भी बहुत सारे एक्टर्स ने बयान दिए हैं कि उनकी लैंग्वेज है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। सच यही है, सच यही है, लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, सच यही है, ट्रूथ का मतलब सच, सच यही है कि लैंग्वेज बहुत ख़राब है। किसकी ख़राब है? सलमान खान की। वो 2003 में भी ऐसे ही बोलता था और आज 2020, 21, 22 आ गया, वो आज भी गंदा ही बोलता है। पहले भी गंदा बोलता था, आज भी गंदा ही बोलता है। उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हम इसको ऐसे याद करें, द क्रिसमस पिग। ठीक है, द क्रिसमस पिग, जेके रोलिंग। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? इसको याद करेंगे, देखो क्रिसमस, ये जो जेके रोलिंग है, ज़्यादातर इनकी जो बुक होती है वो चिल्ड्रंस के ऊपर होती है, चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, चिल्ड्रन के ऊपर। द क्रिसमस पिग। अब क्रिसमस को जो बच्चे हैं ना, क्रिसमस को जो बच्चे हैं वो रोल खा रहे होते हैं। क्या खा रहे होते हैं? रोल। क्रिसमस को बच्चे रोल खा रहे होते हैं। उनको कौन दे के गया था? सेंटा दे के गया था, भाई रोल खा लो तुम। ठीक है, तो भाई वो रोल खा रहे थे। ठीक है, लेकिन रोल खाते खाते वो एकदम से डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उन्होंने एकदम से अचानक से क्या देख लिया? पिग देख लिया। पिग का मतलब सुअर, और वो रोल को छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, द क्रिसमस पिग, जेके रोलिंग, आपको याद करना है। और रोलिंग सो ऐसे भी कि भाई क्रिसमस पर बच्चे हैं ना पिग को देख लेते, पिग का मतलब शुअर को देख लेते हैं, और रोलिंग का मतलब रोने लग जाते हैं। आप कैसे भी करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि क्रिसमस पर बच्चे रोल खा रहे थे। ठीक है, तो और अचानक से रोने लग जाते क्योंकि उनको एक पिग दिखाई देता है। या तो आप ऐसे याद कर लो, या क्रिसमस के ऊपर बच्चे, ठीक है, पिग को देखकर, सुअर को देखकर एकदम से रोने लग जाते हैं। रोने से रोलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो जेके रोलिंग। ठीक है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। तो ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, ये आपने याद करके आना है। ठीक है, खुद बाय मैनी ए होप ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। ये होमवर्क है और ये आपको खुद याद करना है। ठीक है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। ठीक है, रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। आगे देखो, स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग की बात करेंगे। स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री द्वारा ये लिखा गया, मतलब रवि शास्त्री की पुस्तक है। ठीक है, स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ। देखो रवि शास्त्री के ऊपर ना बहुत सारे मीम्स भी बने हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे, इंस्टा पे देख लो या फेसबुक वगैरह पे, रवि शास्त्री को मतलब मीम्स के अंदर ना ऐसा दिखाया जाता है कि वो हमेशा नशे में रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा शराब के बारे में बात करते हैं। और मैं तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो आपका मुझे पता नहीं। क्रिकेट में जब भी कमेंट्री होती है ना, बीच में आप देखोगे ना, वो हमेशा ऐसे, मतलब उनकी आंखें लाल होती हैं और एकदम ऐसे घूर रहे होते हैं मैदान की तरफ। ठीक है, तो वो किसी भी स्टार को गेजिंग, गेजिंग का मतलब क्या था? देखो गेजिंग का मतलब होता है घूरना। गेजिंग का मतलब क्या था? घूरना। ठीक है, अब देखो स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ठीक है, प्लेयर से आपको क्या समझ में आएगा कि खेल, खेल की तरफ चले गए आप। अब खेल में या तो कोई खिलाड़ी होगा या फिर कोच होगा। ठीक है, अब स्टार गेजिंग, अब देखो किसी भी स्टार खिलाड़ी को गेज करना यानी कि घूरना। उसको घूरने का काम कौन करेगा भाई? यानी कि घूरने का मतलब ध्यान से देखना। तो उसका काम कौन करेगा? ये काम होता है कोच का। ठीक है, तो कोच का काम होता है भाई किसी भी स्टार प्लेयर को ध्यान से देखना होता है उसको। ठीक है, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, तो ये रवि शास्त्री की है। ठीक है, और घूरने का काम मैंने बताया ना कि भाई रवि शास्त्री जो है वो हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे पिए हुए हैं, और हमेशा उनकी आंखें, आप जब भी कमेंट्री में देखोगे तो बीच में जब उनको दिखाया जाता था तो ऐसा लगता था कि वो किसी मतलब चीज़ को घूर रहे हैं। लाल लाल आँखें होती थी उनकी। ठीक है, तो रवि शास्त्री को ऐसे ही याद रखना आपने। जैसे भाई पिए हुआ आदमी की आंखें लाल हो जाती ना, और वो हमेशा एक तरफ की नज़र मतलब कर ले तो उसी की तरफ देखता रहता है। तो कुछ इस प्रकार से स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, तो रवि शास्त्री हो जाएगा। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, वेयर अबाउट्स। ठीक है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, वेयर अबाउट्स, तो ये हैं जुम्पा लाहिड़ी की। ठीक है, जुम्पा लाहिड़ी की हैं ये। तो आपको इसको कैसे याद रखना है? देखो एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है। ठीक है, वो इस लड़के को बोल रहा है, ये इस लड़के को बोल रहा है कि यार देख, एक समय था हमारा, हम झुम्पा, झुम्पा का मतलब झोपड़ी, हम झुम्पा यानी कि झोपड़ी के अंदर रहते थे, लाहड़ी यानी कि रेहड़ी,
हम झोपड़ी के अंदर रहते थे और अपना सामान जो है रेहड़ी के ऊपर बेचते थे। लेकिन फिर मैंने क्या किया, अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत की, अपने आप को मैंने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, मैंने अपनी गरीबी को ट्रांसलेट कर लिया किसमें, अब मैं एक मतलब बहुत पैसे वाला आदमी बन गया हूँ। मैंने खूब पढ़ाई की, मन लगा के, आज मेरे पास जॉब है। मैंने अपने आप को ट्रांसलेट किया एंड अदर्स, और अपनी फैमिली को ट्रांसलेट किया। अदर्स का मतलब है यहाँ पर फैमिली। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि मैंने मेहनत करके अपने आप को ट्रांसलेट किया और मेरे परिवार के अदर्स मेंबर को ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो ये लड़का इसको बुक बता रहा है कि भाई मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। हमारे पास झोपड़ी होती थी, झुंपा यानी कि झोपड़ी होती थी, एक रेहड़ी होती थी जिस पे हम सामान बेचते थे। लेकिन आज के टाइम में मैंने अपने आप को ट्रांसलेट कर लिया है और दूसरे अपने परिवार के सदस्यों को भी ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो वो अब ये लड़का इससे पूछता है वेयर अबाउट्स योर रेहड़ी, वेयर अबाउट्स योर रेहड़ी, जिस रेहड़ी पे तुम सामान बेचते थे वो कहाँ पर है। वेयर अबाउट्स योर रेहड़ी, तो वेयर अबाउट्स योर रेहड़ी, तो जिस पे तुम सामान बेचते थे वो रेहड़ी कहाँ पर है। तो आपको इससे याद आ जाएगा झुंपा लाहड़ी लहरी। ठीक है, तो इससे यह याद आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, या तो ये ऐसे आएगी या इस तरह से भी आ सकती है। भारत में देखो, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, मानवाधिकार। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, मानवाधिकार एवं, और टेररिज्म का मतलब क्या होता है, आतंकवाद। ठीक है, भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद। ठीक है, या तो ये इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा। सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, इसको कैसे याद करेंगे। स्वामी जी, देखो स्वामी जी सुबह सुबह और कुछ नहीं, कुछ भी उठा लो आप, अखबार उठा लो, स्वामी जी सुबह सुबह अखबार उठा लो तो हमेशा लोग ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। ठीक है, भाई हमारे ये ऐसे ऐसे अधिकार है, सरकार ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, उस व्यक्ति ने हमारे साथ ये कर दिया, मेरे कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, तो हर अखबार में यही चीज़ मिलेगी। एंड टेररिज्म, ठीक है, और आतंकवाद की बात होती होगी। मतलब कि आप सुबह सुबह अखबार को उठाओगे ना, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही होंगी किसी पेज पे टेररिज्म की बात हो रही होंगी। तो ठीक है, सुबह सुबह से सुब्रमण्यम हो जाएगा। ठीक है, सुबह सुबह से क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम। और आप किससे कह रहे हो, स्वामी जी सुबह सुबह आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, या तो उसमें ह्यूमन राइट्स की बात हो रही होगी या टेररिज्म की बात हो रही होगी। ठीक है, तो भारत में केवल आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, मानवाधिकार की बात या आतंकवाद की बात हो रही होगी उसके अंदर, तो सुब्रमण्यम स्वामी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये याद हो गया। क्लाइमेट चेंज, ये है आकाश रेनिसन। ठीक है, क्लाइमेट का मतलब भाई मौसम वगैरह चेंज हो जाना। ठीक है, देखो आकाश, रेनी का मतलब रेन, जब रेन होती है तो आकाश में बादल, भाई आप देखोगे बादल दिखेंगे फिर रेन होगी, मतलब बादल का तो संबंध है ही रेन से। ठीक है, और साथ में आकाश में से ही बारिश होती है। ठीक है, तो ये हो गया। देखो क्लाइमेट चेंज होता है जब आकाश से बारिश होती है। आकाश से जब बारिश होती है तो जैसे गर्मी थी बहुत सारी, ठीक है, गर्मी में हम बिल्कुल बेहाल हो गए थे और एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया पूरी तरह से। ठीक है, आकाश में बादल छा गए, बारिश होने लगी और क्लाइमेट चेंज हो गया, तो आप इसको ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज होता है आकाश में ही, या रेन की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है या आकाश की वजह से होता है। तो ये याद करना बहुत आसान है। क्लाइमेट चेंज होने के लिए आपको आकाश में से कोई ना कोई चीज़ होगी, बारिश हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये याद हो गया। हाउ टू अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, हाउ टू अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। ठीक है, सुधा मूर्ति। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है, मतलब अगर हम इसकी हिंदी बनाए, वैसे तो ये पुस्तक का नाम है हाउ टू अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, कि ये जो धरती है ना इसकी सुंदरता कैसे मिलेगी। ठीक है, इसकी सुंदरता वापस कैसे आएगी। हाउ टू अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, मतलब कि इस अर्थ को जो ब्यूटी है, ठीक है, वो कैसे मिली या कैसे मिलेगी, तो ये देखना सुधा मूर्ति। ठीक है, तो देखो कि भाई हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ सुंदर क्यों मानी जाती है, क्योंकि इस पे हमारी अर्थ पे ऐसा माना जाता है कि हमारी अर्थ पे भगवान का जन्म हुआ है। ठीक है, तो भगवान का संबंध किससे हो गया, मूर्ति से हो गया। भाई हम भगवान को हम मूर्ति में ही हमें भगवान दिखता है। ठीक है, एक तो सुंदरता ये है पृथ्वी की। हाउ टू अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, अगर मतलब हम मतलब चारों तरफ देखेंगे कि भाई हर तरफ मंदिर है, ठीक है, और
बहुत सारे अलग अलग जाति के अलग अलग मतलब धर्मों के लोग हैं, ठीक है। कोई किसी मूर्ति की पूजा करता है, कोई किसी मूर्ति की पूजा करता है। तो ये हमारी पृथ्वी की सुंदरता है, ठीक है। देखोगे ना, ये हमारी पृथ्वी की सुंदरता, हाउ टू अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। और एक तरीका और है सूदा। सूदा से यानी कि हम क्या समझ लेंगे, सूदा से हम समझ लेंगे सूदा, सूदा व्यक्ति, ठीक है। सूदा व्यक्ति, सूदा आदमी, ठीक है। कि भाई अगर पृथ्वी पर सूद आदमी ज़्यादा हो जाए, सूद आदमी यानी कि शरीफ आदमी ज़्यादा हो जाए, तो अपने आप जो धरती है वो सुंदर बन जाएगी। भाई हर तरफ आप देखोगे सूदे ही व्यक्ति हैं, सूदे आदमी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सूदे व्यक्ति का मतलब जो केवल ये लगा लो कि भगवान में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा करता है, ठीक है। तो जब आप देखोगे ना, तो ये अर्थ जो है अपने आप ब्यूटी हो जाएगी, इसकी ब्यूटी अपने आप वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। भाई ऐसा माना जाता है कि जब नेहरू मतलब वो थे ना, प्रधानमंत्री थे, तो 1962 में आपको पता है कि भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। तो कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के पास चला गया था अपना, ठीक है। तो लोग अब परेशान हैं कि भैया उसने किया है, जानबूझ के किया है या नहीं किया है। आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज की जनरेशन पूछना चाहती है, नेहरू जी बताइए, चाइना को आपने क्या दिया हमारे भारत में से, कौन सा टुकड़ा आपने जो चाइना को, भारत का जो है वो चाइना को दे दिया, हमें बताइए। हमें नहीं पता, कैसे भी बताइए, उसके लिए चाहे आप अवतार लो, हमें नहीं पता। आप भाई देखो, जवाहरलाल नेहरू तो मर चुके हैं, अब वो कह रहे हैं, आज की जनरेशन कह रही है, भैया हमें बताओ हमारे भारत का हिस्सा आपने कुछ हिस्सा चाइना को क्यों दिया, क्यों उसके कब्जे में जाने दिया। उसके लिए चाहे आप अवतार लेके क्यों ना आए हो, अवतार लेके क्यों ना हो, हमें तो बस इसका जवाब चाहिए, किसी भी प्रकार से दो। तो नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, ठीक है। तो ये है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। अवतार लेके भाई, अवतार से आपको याद आ जाएगा अवतार सिंह भसीन, ठीक है। और कैसे भाई, नेहरू बताओ तिब्बत और चाइना, तिब्बत चीन चाइना का क्या सीन है। भसीन याद ना रहे तो क्या सीन है वो हमें बताओ, हमें समझाओ कि क्या कुछ ले गए वो हमसे, कौन सा टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा हमसे। उसके लिए चाहे आपको अवतार क्यों ना करना पड़े, हमें नहीं पता, ठीक है। हमें तो बताओ, आके बताओ, ठीक है। माई ओन मंझगांव, माई ओन मंझगांव, कैप्टन रमेश बाबू, ठीक है। कैप्टन रमेश बाबू, कैप्टन रमेश बाबू एक मंझे हुए, देखो मंझगांव से, कैप्टन रमेश बाबू एक मंझे हुए गांव के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है। कैप्टन रमेश बाबू, कैप्टन रमेश बाबू, कैप्टन रमेश बाबू गांव के एक मंझे हुए व्यक्ति थे, ठीक है। तो माई ओन मंझगांव कैप्टन रमेश बाबू की क्या है, ये पुस्तक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 22 पुस्तकों के बारे में पढ़ा है और इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही कुछ दिनों में लेके आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई होप आपको ये सारी किताबें याद होगी होंगी। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, जय हिंद।